सुप्रभात प्रिय छात्रों। चलिए आगे बढ़ते हुए नीलकंठ नामक रेखा चित्र के आगे के हिस्सों के बारे में जानते हैं। हुआ क्या? जब नीली ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और छाया के तरह नीलकंठ के आसपास घूमने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया, तो उसके बाद नीलकंठ एक संरक्षक के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। संरक्षक जो दूसरों की सुरक्षा करते हैं। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जितने भी जीव जंतु थे वहां पर रहने वाले उनका सेनापति संरक्षक बना दिया था। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना इकट्ठा करता और उस ओर लेकर जाता जहां पर दाना दिया जाता था। घूम घूम कर उन सब की क्या करता था? रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वो उनको अपनी चोंच से क्या करता था? प्रहार करता था, तीखे प्रहार करता था, चुभने वाले प्रहार करता था। खरगोश के छोटे बच्चों को और चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्द्र क्रंदन ना कर दे, मतलब अंदर से रो ना ले, दर्द भरी आवाज में रो ना ले, तब तक वो उनको क्या करता था? पकड़े रहता था। जिसकी वजह से खरगोश के मुलायम बच्चों के कर्ण वेद संस्कार हो जाता था। ठीक है, कान में छेद हो जाता था, पर वे भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था और अकल्पनीय था। प्राय वो मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसका लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआ छुपन छुपाई क्या है खेलते थे। आप लोग भी बचपन में खेलते हो और अब भी खेलते हो। वैसे और जानवर भी क्या करते थे? खेला करते थे। अब इसी चुआल में कुछ ऐसी घटना घटती है जहां आपको पता चलेगा कि नीलकंठ जो ये रेखा चित्र लिखा गया, क्यों लिखा गया। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर क्या हो गए थे? छिप गए थे। केवल एक शिशु छोटा सा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। वो अपने आप को उससे बचा नहीं पाया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर, पीछे का जो शरीर है, तो मुंह में दबा रखा था और शेष आधा जो था वो बाहर था। उससे ची ची का स्वर भी इतना तेज नहीं जा सकता था कि किसी को सुनाई दे। पर नीलकंठ मन से खरगोशों को चाहता था, उनके बच्चों को चाहता था। और अगर आप किसी को हृदय से चाहते हो तो उसकी दर्द या पुकार को भी क्या कर लेते हो? सुन लेते हो, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों ना हो। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने, ठीक है, चौकन्ने सुनने वाले कानों ने उस मंद स्वर, धीमे स्वर की व्यथा सुन ली, पीड़ा सुन ली। वह पूंछ पंख समेट कर सर से एकदम से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबा और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निचेष्ट सा पड़ा रहा। निचेष्ट का मतलब कि वो अध मरा सा क्या है? पड़ा रहा, उसे होश नहीं था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से, अपनी आवाज से, केका मतलब आवाज, मोरों की आवाज, केका से उसने सबको क्या कर दिया? बुला दिया। बिना हिले डुले वो बच्चा पड़ा रहा, निचेष्ट सा, और अपनी केका से उसने, राधा ने सबको बुला लिया। घटना स्थल पर सभी आ गए। ये सारे जो वो कार्य कर रहा है, हम जैसे इंसान किया करते हैं, तो लेखिका ने मोर और मोरनी दोनों, नीलकंठ को और राधा को एक इंसान के रूप में, मानविकीकरण रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया।
माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे, लेखिका भी पहुंची। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, 2 टुकड़े कर चुका, तब इस शिशुबा खरगोश के पास गया, छोटे से बच्चे के पास गया। रात भर उस पंखों के नीचे रखे ऊषरता देता रहा। ऊषरता मतलब गर्माहट। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? कार्तिकेय आप सब जानते हैं, शिव जी के 2 पुत्र थे, उनमें से कार्तिकेय थे और गणेश जी के भाई कार्तिकेय। उन्होंने अपने युद्ध वाहन के लिए, युद्ध करने के लिए मयूर को चुना था। यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर आप सबको समझ आ जाता है। हर पक्षी में, हर जानवर में कोई ना कोई खासियत होती है। वैसे इंसानों में भी कोई ना कोई खासियत होती है। ठीक है? जो कुत्ता है, वो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। जो मयूर है, अपनी समझदारी के लिए जाना जाता है। या मयूर, मोर के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया गया। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। ठीक है? मयूर कला प्रिय है और हिंसक मात्र नहीं। वो हिंसा नहीं करता है। आप लोगों को लगा हो कि वह यहाँ पर हिंसा कर रहा है, पर वो किसी की मुश्किल में उसका साथ दे रहा है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रख सकते हो आप सारे, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम के लिए है। क्रूर कर्म करते हैं वो, ठीक है? कर्म करने की वजह से वो क्या है, चीलबाज के रूप में माने जाते, एकदम से हमला करने वाले। पर नीलकंठ ऐसा नहीं है, मयूर ऐसा नहीं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, जो जाति से संबंधित है। जिस जाति से, मोर की जातियों से वो क्या है, संबंधित है, तो वो विशेषताएं तो मिलती है। उनका मानवीकीकरण, मानव के रूप में भी वो दिखाई देता है। मेघों की सांवली छाया में अपने, जब मेघ क्या है, उमड़ गुमड़ आते हैं, तो इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे, सातों रंगों वाले गुच्छे जैसे रंग वाले पंखों को मंडलाकार, गोलाकार बनाकर, ठीक है, आधा सेमी सर्कल बनाकर वो नाचता था। ठीक है? तब उस नृत्य में एक सहजता, लय ताल रहता था। लय ताल के साथ, यहाँ पर आप जैसे संगीत सीखते हैं, लय ताल के साथ सा रे गा मा पा, इस तरीके से लय ताल जानते हैं। ठीक है? आप मंडलाकार जानते हैं गणित में, उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया। आगे पीछे जाता सही ढंग से, दाहिने-बाहिने क्रम से घूमकर वो किसी अलक्ष्य संपर, अलक्ष्य जिसका कोई लक्ष्य ना हो, वहां पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच कर सकती थी, परंतु उसकी लय ताल में हमेशा क्या देती थी, साथ देती थी। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती बाईं ओर, और बाईनी पंख को छूती हुई दाहिनी ओर चली जाती। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता है। परिक्रमा मतलब चारों तरफ चक्कर लगाना। नीलकंठ ने कैसे, नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि महादेवी वर्मा को उसका नृत्य भाता है। वो जालीकर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर, जैसी लेखिका पहुंचती थी, वो उतर आता था झूले से अपने, और पंखों का सतरंगी मंडलाकार 7 रंगों वाला छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में, रूप में खड़ा हो जाता। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य क्रम बन गई थी। एक सीक्वेंस में वो चीजें करने लग गया था, हर रोज करता। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी, बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी, यहाँ देश में नहीं विदेशों में भी वो प्रसिद्ध थी, महादेवी वर्मा। अतिथि भी पहुंच जा आते थे। नीलकंठ की मुद्रा, रूप को देखकर, वो उसे देखकर विस्मयाधिभूत हो जाते थे। विस्मय में पूरी तरीके से डूब जाते थे। अरे वाह, क्या सुंदर नृत्य करता है! और अपने सातों रंगों से वो उन्हें प्रभावित करता था। इसलिए विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। जैसे जेंटलमैन अपनी सुंदरता से, अपनी बातों से दूसरों लोगों को लुभाते हैं, वैसे ही वो भी लुभाता था। जिस नोकीली पैनी चोंच से उसने भयंकर विषधर, विषधर मतलब
विष को धारण करने वाला सांप को उसने खंड खंड कर दिया था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए वो चने बड़े धीरे धीरे कोमलता से खा रहा था, और मैं इस बात से आश्चर्यचकित थी। आपको नीलकंठ के दो रूप मिलते हैं। जब वो संरक्षक है तो वो संरक्षक अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है, पर वो किसी से प्रेम पूर्वक बात करता है या प्रेम पूर्वक अपनी चीजों को दिखाता है, बात करने का मतलब अपने स्वभाव को दिखाना, तो वो हौले हौले हथेली से चना खाता हुआ प्रतीत होता। कोमल स्वभाव के साथ साथ सुरक्षा की भावना का स्वभाव भी यहाँ प्रदर्शित होता है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित, पुष्पित मतलब फूलों से पल्लवित, छोटे छोटे मुलायम जो हरे हरे पत्ते होते हैं शुरुआत में वृक्षों से भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, सुनहरी मंजरियों से क्या हो जाते थे, लद जाते थे। मंजरियों से बौर होती है, आम के जो फूल होते हैं बड़े खुशबूदार होते हैं, ठीक है, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स से लद जाते थे। तब अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, अशोक का पेड़ तब लाल पल्लवों से, लाल लाल पत्तों से ढक जाता था। तब जाली घर में वो इतना अस्थिर उठता था, उसकी खुशबू से अस्थिर उठ रहा था। अस्थिर का मतलब अपने ऊपर क्या नियंत्रण ना होना, अस्थिरता दिखाना, उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था, जालीगर में रह ही नहीं पाता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु क्या थी, वर्षा ऋतु थी। आपको भी पता होगा मोर को वर्षा ऋतु बहुत भाती है, हम सबको भाती है। तो मेघों के उमड़ आने से, जब मेघ क्या होते थे एक साथ आते थे, हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। हवा में पता चल जाता था कि मेघ आने वाले, बारिश होने वाली। अपनी मंद केका से धीरे धीरे अपनी आवाज से, गले की आवाज से वो जितनी दूर तक तीव्र गति से जितनी दूर तक आवाज जाती थी उतनी आवाज निकल, और जो बूंद मेघों से आने वाली होती थी उसके अपनी गूंज से उसके लिए एक सीढ़ियां बनाते थे, सोपान पंक्ति बनाते थे, ताकि बूंदे क्या हो आसमान से उतरते हुए नीचे। वाह, कितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया। मेघ के गर्जन के ताल पर ही, मेघ का जब गर्जन होता था, गड़गड़ाहट होती थी, उसके ताल पर जैसे आप धपरी की ताल पर, डमरू की ताल पर, ढोलक की ताल पर नाचते हो, वैसे ही तन्मय नृत्य का आरंभ होता था। तन्मय का मतलब तन और मन दोनों ही उस पे लग जाते थे। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की झिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, वो उतनी तेजी से नाचना शुरू कर, और जोर जोर की अपनी केका मतलब अपने गले की आवाज को क्या कर देता, और ज्यादा ऊपर बढ़ा देता। मन से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख, बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। आपने पक्षियों को देखा है कैसे सुखाते हैं, या अपना सिर हिलाकर सुखाते हैं, या पंखों को चढ़चढ़ाते हुए सुखाते हैं। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे, अपना प्रेम प्रकट करते थे। इस आनंदोत्सव में जब वो दोनों आनंद मना रहे थे, वर्षा ऋतु का अनुभव महसूस कर रहे थे, तो उनकी जो रागनी है ना, जो तालमेल था, उसमें बेमेल स्वर आ गया। बेमेल मतलब जब आप गा रहे होते हो, एकदम से क्या हो जाता है, किसी का बेमेल सा स्वर आ जाता है, जो स्वरों से मैच ही नहीं कर रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, करुण व्यथा होती है, करुण दुख भरी व्यथा होती है। एक दुख भरी घटना घटती है नीलकंठ और राधा के साथ। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, ठीक है, नखास कोने से निकलना, पशु पक्षियों के खरीदने बेचने के स्थान से निकलना पड़ा, ठीक है, उसे नखास कोना कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है नखास कोना। पहले के समान कार को रोक लिया, बड़े मियाँ ने मेरी कार को देख लिया था तो रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैं बड़े मियाँ के पास आई थी। विरल दाढ़ी और सफेद डोर से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाती रही, देखती रही। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। बड़ी कठिन परिस्थिति में
मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों मूंज, मूंज मतलब सरपत की ऊपरी पंक्तियां, ए काइंड ऑफ अ लॉन्ग रेड ऑफ विच रोप आर मेड। ठीक है, एक रोप होती है ना, रस्सी होती है मूंज, उससे उसके पंजों को क्या कर दिया था, उंगलियों को बांध दिया गया था। और दोनों पंजों की उंगलियां क्या हो रखी थी, टूटी पड़ी थी और एकत्रित थी, इकट्ठी हो गई थी टूटने की वजह से, कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी, लड़खड़ाकर खड़ी हो रही थी। आगे क्या थे, बड़ी मियाँ की भाषण में फिर दौड़ पड़ी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। गुरुजी बड़े दयालु स्वभाव की है, उनकी बातों से प्रभावित हो जाती है और अधमरी मोरनी को लेने के लिए तैयार हो जाती है। सारांश क्या निकला, मतलब निष्कर्ष क्या निकला आखिरी में, यह कि 7 रुपए देकर 7 रुपए में क्या है, मोरनी को खरीद लिया गया। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मैंने मरहम पट्टी करी, देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, वो स्थिर नहीं हो पाई, परंतु वो ठूंठ जैसे, ठूंठ जैसे मतलब टेढ़े मेढ़े जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। ठीक है, तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। नाम रखा गया ठूंठ जैसे पैरों की वजह से कुब्जा। ठीक है, आप लोगों ने रामायण में कुब्जा नामक स्त्री के बारे में भी पढ़ा है। तो कुब्जा वो भी टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़े स्वभाव की थी, इसलिए उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप भी आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि उसका स्वभाव भी कुब्जा जैसा ही था, प्रमाणित ही हुआ। ठीक है, अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। कुब्जा के आने के बाद वो नीलकंठ को चाहने लगी थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कल की नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। नीलकंठ उसे प्रेम ना कर कर राधा को करता था। यहाँ इंसान के प्रेम को भी दिखाया गया है। और इंसान कौन है यहाँ पर, नीलकंठ जो एक पक्षी है, अपने भाव को प्रकट कर रहा है। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वो किसी को नीलकंठ के समीप आने देती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जो नीलकंठ और राधा के प्रेम की निशानी थी। पंखों में छिपाकर बैठी थी, पर कुब्जा ने चोंच मार मार कर जलन की भावना यहाँ प्रस्तुत की गई है। जलन की भावना से हम अपनों का ही नुकसान पहुंचाते हैं, अपना नुकसान पहुंचाते हैं। अपने स्वभाव का, दिमाग का। कुब्जा के साथ भी ये हो रहा था। राधा को ढकेल दिया और अंडों को तोड़ दिया। इस कलह कोलाहल शोर शराबे से, ठीक है, कलेश से, उससे भी अधिक राधा की दूरी से राधा अब दूर रहने लगी। बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता कहीं गायब हो। कई बार वो जाली घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखा में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकारने पर भी, बुलाने पर भी वो उतरा नहीं। बाहर मेरी खिड़की की शेड पर भी बैठा रहा, छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी आंख में या चाल में क्या थी, वो शून्यता थी। वो पूछ रहा था, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। कोई खुशी नहीं थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही, मुझे अनुभवहीनता ही था, अनुभव नहीं था कि थोड़े दिन बाद सब कुछ मतलब सुधर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अंत में 3-4 मास मतलब महीने के उपरांत एक दिन सवेरे सुबह जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ पंख फैलाकर धरती पर सदमे की वजह से बैठा हुआ है। सदमे में उसने अपनी जान दे दी, जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब नीलकंठ की मृत्यु सदमे से हो गई थी। सिर्फ हार्ट अटैक इंसानों को नहीं आता है, या सदमा सिर्फ इंसानों को नहीं लगता है, पशु पक्षियों को भी लगता है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसका रंग बिरंगे पंखों के तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। किसी पक्षी मतलब पशुओं ने मार दिया, पक्षी ने मारा, किसी ने चोट का निशान। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई, जहाँ नदियों का संगम होता है। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिका, चांद जैसे जो पंख थे,
वो क्या है, बिंबित प्रतिबिंबित, ठीक है, एक बिंब जैसा बन गया, ठीक है, एक बिंब जैसा क्या है, एक बन गया, चारों तरफ फैलता हुआ क्या है, ऐसा लग रहा था कि नीलकंठ पूरी तरीके से फैल गया है, दिखाई दे रहा है, होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो गया, तरंगों में तब्दील हो गया। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, अधसुधी सी। वो कई बार भाग भाग कर लौट आया था। वो प्रतीक्षा करती रही दरवाजे पर, क्या पता इस बार भी वो भागकर वापस आ जाए, पर दृष्टि लगाए रहती थी। कुब्जा ने कोलाहल वही कलेश के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। कुब्जा भी उसे प्यार करती थी। खोज के क्रम में वो प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार जो नीलकंठ को पसंद थे पेड़, उन शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अलेशियन कुतिया थी, किसकी महादेवी वर्मा की, सामने पड़ गई। और आपको कुब्जा का स्वभाव पता ही है, वो उसे चोंच मारने लग गई। अब कल कजली पर भी उसने चोंच करना शुरू करा। कजली ने गुस्से में उसे 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। इस बार उसका कले कोलाहल, द्वेष और प्रेम, इंसानों का द्वेष और प्रेम जैसा होता है, वैसे उसका द्वेष प्रेम क्या है, बचाया ना जा सका। वो भी मृत्यु को क्या है, अर्पित हो गई। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है कि जो ये 3 पक्षी हैं, वो किस तरीके से इंसानों की तरह ही जीते हैं। राधा अब प्रतीक्षा में दुखेली है, अकेली ही है। आषाढ़ जो उन दोनों का प्रिय ऋतु थी, में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, मेघों से घिर जाता है, ठीक है, बादलों से घिर जाता है, हो जाता है, तब वो कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है, बुलाती रहती है और बुलाती ही रहती है। धन्यवाद। छात्रों, आपने यहाँ से काफी सारी शिक्षाओं को ग्रहण किया और साथ ही साथ आप लोगों ने नैतिक मूल्य भी यहाँ पर सीखे हैं कि द्वेष, प्रेम, कलह, कोलाहल किसी के लिए भी अच्छा नहीं। इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन को भी किसी मोड़ पर क्या है, गवा सकते हैं। इससे हम प्रेम करते हैं, उसे समझना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अपने अच्छे स्वभाव के कारण ही आप दूसरों के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हो। वैसे ही नीलकंठ और कुब्जा के टेढ़े स्वभाव ने महादेवी वर्मा के हृदय में अपनी छाप छोड़ दी और स्वभाव के कारण ही हमारा नामकरण भी होता है। नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप में से कईयों के नाम अलग-अलग हैं। आपके नाम की वजह से आपकी पहचान है और आपके नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर भी अगर नीलकंठ का नाम रखा गया, राधा का नाम रखा गया या कुब्जा का नाम रखा गया, तो क्यों रखा गया? उनके स्वभावों के कारण ही उनका नाम रखा गया। उम्मीद है आप सभी छात्रों को यह रेखा चित्र बहुत ही पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप लोग भी इसी तरीके से एक सुंदर अपने पसंदीदा जानवरों पर रेखा चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।